स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA, जहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc मैथमेटिक्स, MBA और MCA स्टूडेंट्स के लिए ऑफ द सब्जेक्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटरिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप प्लीज़ बिगेम मेथड सॉल्व करके दीजिए, तो उन स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ बिगेम मेथड। तो चलिए बिगेम का एग्जाम्पल अभी सॉल्व करते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? बिगेम मेथड और मेथड ऑफ पेनाल्टी, या फिर इसको बोलते हैं चांस बिगेम मेथड। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए क्या है अपना। यूज पेनाल्टी मेथड टू सॉल्व मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 20। सेकंड कंस्टेंट देखिए क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन और इक्वल टू 20। सेकंड कंस्टेंट क्या है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 5। और थर्ड कंस्टेंट यहाँ पे दिया है x2 प्लस x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, वेयर x1 कॉमा x2 कॉमा x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन का है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंस्टेंट दिए हैं, 3 कंस्टेंट है, तो 2 कंस्टेंट देखिए, पहला कंस्टेंट कौन से टाइप का है, लेस देन और इक्वल टू। सेकंड कंस्टेंट कौन से टाइप का, इक्वल टू टाइप का। और जो थर्ड कंस्टेंट है वो कौन से टाइप का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप की कंस्टेंट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए, सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें यहाँ पे कुछ रूल्स पता होना जरूरी है। तो देखिए रूल्स क्या होंगे, रूल्स टू कन्वर्ट फ्रॉम जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए बिगेम मेथड में हम जनरलाइज फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए क्या है, टू कन्वर्ट जनरल टू स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर देखिए आपके पास लेस देन और इक्वल टू टाइप के अगर कंस्टेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एड अ स्लैक वेरिएबल। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अपना जो फर्स्ट कंस्टेंट है कौन से टाइप का है, लेस देन और इक्वल टू टाइप का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20। ठीक है, इन इक्वेलिटी साइन को हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेलिटी साइन में। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो सिम्बॉल्स होते हैं ना इन इक्वेलिटी साइन के, तो हम क्या कन्वर्ट करते हैं, उसको इक्वेलिटी साइन में कन्वर्ट करना रहता है। तो सिंस द फर्स्ट कंस्टेंट इज ऑफ लेस देन और इक्वल टू टाइप, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए सेकंड रूल क्या है, इफ द कंस्टेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप देन सबट्रैक्ट अ सरप्लस वेरिएबल एंड ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल। अभी देखिए ये जो थर्ड कंस्टेंट है कौन से टाइप का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो यहाँ पे थर्ड कंस्टेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए जो अपना थर्ड कंस्टेंट है कौन से टाइप का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप का है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सरप्लस वेरिएबल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी देखिए थर्ड रूल क्या है, अगर आपके पास इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो वहाँ पे हमें क्या करेंगे, वहाँ पे आपको स्लैक या सरप्लस वेरिएबल ऐड नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये जो अपना सेकंड कंस्टेंट है कौन से टाइप का है, इक्वल टू टाइप का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। तो ये कैसे आएगा, x1 प्लस x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो तीनों टाइप के कंस्टेंट है, तो तीनों टाइप के रूल हमने यहाँ पे देखे। फर्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, तो वहाँ पे करेंगे ऐड करेंगे स्लैक वेरिएबल। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल को सबट्रैक्ट करेंगे और आर्टिफिशियल वेरिएबल एक ऐड करेंगे। और जो थर्ड टाइप का कंस्टेंट रहेगा इक्वल टू टाइप का, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करेंगे। आगे रूल्स अभी हम क्या करेंगे, जो अपना ये जनरलाइज फॉर्म था उसको हम कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है। तो देखिए क्या है, इट इज़ अ फिक्शियस एंड कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, इट इज़ मेयरली अ डिवाइस टू गेट द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन सो दैट द सिंप्लेक्स प्रोसीजर मे बी अडॉप्टेड
एज यूजुअल until the optimal solution is obtained। अभी देखिए आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होता है उसका कॉस्ट कितना होता है -m। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, अपने जो एग्जाम्पल दिया था उसको अभी हमें सॉल्व करना है। बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल s1 सरप्लस वेरिएबल s2, सरप्लस वेरिएबल को क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना रहता है, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 एंड a2 द गिवन LPP कैन बी फॉर्मुलेटेड एज। अभी देखिए अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3। जेड इज इक्वल टू x1 माइनस x2 प्लस 3x3 सब्जेक्ट टू। अभी देखिए जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट था कौन से टाइप का था, लेस दैन और इक्वल टू। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, लेस दैन और इक्वल टू टाइप का है तो ऐड अ स्लैक वेरिएबल। तो कैसे लिखेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने x1 प्लस x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 20। सेकंड कंस्टेंट कौन सा टाइप का है, इक्वल टू टाइप का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड एन आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो सेकंड कंस्टेंट कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x3 प्लस a1 इज इक्वल टू 5। थर्ड कंस्टेंट कौन से टाइप का है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, बराबर। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, सरप्लस वेरिएबल को सबट्रैक्ट करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करना है। तो ये अपना जो थर्ड कंस्टेंट है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, x2 प्लस x3 माइनस s2 प्लस a2 इज इक्वल टू 10, वेयर x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या क्या हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरलाइज्ड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, स्लैक वेरिएबल को ऐड किया है, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड किया है और सरप्लस वेरिएबल को सबट्रैक्ट किया। तो यही सारे वेरिएबल्स हमें कहाँ पे ऐड करने हैं, अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो सरप्लस और स्लैक वेरिएबल हम यहाँ पे ऐड करेंगे विथ जीरो कोएफिशिएंट। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लस a1 माइनस कैपिटल M a2। ठीक है, m क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ठीक है, और देखिए माइनस, यहाँ पे हम माइनस m क्यों ले रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है अगर वो मैक्सिमाइजेशन का है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या लेते हैं हम, मोस्ट निगेटिव यानी कि -m लेते हैं। अगर यही एग्जाम्पल मिनिमाइजेशन का रहता तो हम क्या लेते, यहाँ पे पॉजिटिव m को लेते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या निकालना है, एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। अभी हम क्या करते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, ये जो अपने कंस्टेंट्स होते हैं ना उनमें हम क्या करेंगे, जो अपने पास वेरिएबल्स है x1 x2 x3 उनकी वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट कंस्टेंट में क्या आ जाएगा वैल्यू, s1 इज इक्वल टू 20। देखिए तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, s1 इज इक्वल टू 20। अभी देखिए सेकंड कंस्टेंट में देखिए x1 और x3 की वैल्यू 0 पुट की तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। a1 कितना, 5। अभी आप देखोगे थर्ड कंस्टेंट, तो थर्ड कंस्टेंट में जो मोस्ट निगेटिव जो वैल्यू है सरप्लस वेरिएबल, तो उसको यहाँ पे हमें क्या करना है, इग्नोर करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए x2 और x3 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या मिल गया हमें, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अभी हमें क्या करना है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। तो देखिए जब वो कैपिटल M जो होता है ना, कैपिटल M इज़ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, और जो -m होता है -m इज़ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, अगर आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊँ -5m और -10m, तो दोनों में क्या रहेगा, देखिए कंपेयर करने के बाद -10m इज़ लेस दैन -5m। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, निगेटिव सिंबल है। अगर पॉजिटिव रहता तो 10m क्या होता, ज़्यादा उसकी कॉस्ट रहती, लेकिन यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, -10m इज लेस दैन -5m। अभी देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, टू रिमूव द निगेटिव वैल्यू ऑफ s2 वी एडेड a2।
देखिए जब हम इनिशियल टेबल बनाएंगे ना, तो यहाँ पे जो अपने पास कंस्टेंट्स है बराबर, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से x1, x2, x3, ये क्या है अपने पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो s1, a1, a2 ये क्या है बेसिक वेरिएबल्स है। ये जो अपना थर्ड कंस्टेंट है ना, थर्ड कंस्टेंट में जो -s2 है सरप्लस वेरिएबल, उसको हम इनिशियल टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वही वाला नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, टू रिमूव द निगेटिव वैल्यू ऑफ s2 वी एडेड a2। यहाँ पे हम क्या करेंगे a2 को ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ निगेटिव वैल्यू। ठीक है, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से क्या बनाना है, इनिशियल टेबल बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से कॉलम और रोज लेने पड़ेंगे अपने को। तो देखिए ये जो अपना ये देखिए ये जो सेकंड रो आपको दिख रहा है बेसिक वेरिएबल, बीबी यानी कि बेसिक वेरिएबल। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स आते हैं बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, x1, x2, x3, s1, s2, a1, a2, जितने भी बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिख के लिए हैं, जितने भी अपने कंस्टेंट्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए फर्स्ट रो जो है सीजे का, तो ये क्या है, ये क्या लिखा है हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट लिखे हैं। ये जो अपने बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट लिखे हैं फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, x2 का -1, x3 का 3, s1 का 0, s2 का 0, a1 का -m और a2 का -m। तो यहीं पे मैंने क्या लिखा है, ये बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स है और उनके सीजे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आ गया समझ में। अभी देखिए ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है बेसिक वेरिएबल्स है। तो बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या है, देखिए कंस्टेंट में फर्स्ट कंस्टेंट में बेसिक वेरिएबल है s1, सेकंड कंस्टेंट में है a1, और जो थर्ड कंस्टेंट है वहाँ पे हमें क्या लेना है, a2 लेना है। ये जो नेगेटिव s2 है सरप्लस वेरिएबल, यहाँ पे इसको हमें निग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो थर्ड कंस्टेंट में हमें क्या लेना है, a2। तो इस तरीके से ये जो बेसिक वेरिएबल का कॉलम है यहाँ पे हमने लिया s1, a1 और a2। अभी देखिए ये जो cb वाला कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, उनका कोएफिशिएंट। ये भी कोएफिशिएंट हम कहाँ से लिखेंगे, जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी देखिए s1, a1, a2, s1 का कोएफिशिएंट क्या है 0। ठीक है, और उसके बाद में देखिए a1 और a2, a1 का क्या है -m और a2 क्या है -m। तो इस तरीके से हमने ये cb का कॉलम लिख लिया है। आ गया समझ में, cj आ गया, बेसिक वेरिएबल का आ गया, रो भी और कॉलम भी। उसके बाद में cb आए जहाँ पे हमने कोएफिशिएंट लिखे हैं। अभी नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये जो s1 का रो है यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है। ठीक है, उनके हम फर्स्ट कंस्टेंट के कोएफिशिएंट लिख रहे हैं। देखिए आप, ये जो अपना फर्स्ट कंस्टेंट है x1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, x2 का 1, s1 का 1, s2 नहीं है तो s2 क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और a1 a2 भी नहीं है तो उनका भी क्या आ जाएगा 0 0। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 1 0 1 0 0 0। ठीक है, सेम तरीके से सेकंड कंस्टेंट के लिए x1 का कोएफिशिएंट है 1, x2 नहीं है तो 0 आ जाएगा, x3 है तो इसका कोएफिशिएंट है 1, a1 का 1 लिखेंगे और बाकी के कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे 0। सेम तरीके से फॉर कंस्टेंट 3, x1 नहीं है तो 0, x2 का 1, x3 का 1, s1 का 0। ठीक है, और बाकी के मतलब यहाँ पे देखिए s2 का -1, a1 और a2 के कोएफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख के लिए। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, फर्स्ट कंस्टेंट का सॉल्यूशन है 20, सेकंड कंस्टेंट का है 5 और थर्ड कंस्टेंट का सॉल्यूशन है 10, 20 5 10। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया है अपना इनिशियल टेबल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस अपना क्या होता है, हमें निकालना होता है ZJ। तो ZJ देखिए कैसे निकालते हैं, पहले आप देखिए cb का कॉलम आपको देखना है और यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 आपको क्या करना है, पहला x1 का कॉलम लेना है, फिर x2 का, फिर x3 का, ऐसे 1 बाय 1 आपको एक एक कॉलम लेके जाना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखिए पहले कॉलम के लिए मैं आपको बताती हूँ, x1 कॉलम के लिए तो देखिए कैसे लिखेंगे, 0 × 1 प्लस -1 × 1 प्लस ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -1 × 0, जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आपको लिखना है ZJ में। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट x1 का कॉलम और x2 का कॉलम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है। देखिए फॉर x1 0 × 1 प्लस -1 ×
1 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। सेम तरीके से x2 का, अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके ये टर्म जो मैंने दो कॉलम के लिए निकाल के दिया है आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। x2 कॉलम के लिए कैसे 0 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, यानी कि ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन आएगा और हर एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो जाने के बाद उनका एडिशन करना है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है जेड। तो देखिए फर्स्ट टर्म जेड में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 0, -m इंटू 1 -m और -m इंटू 0 ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको -m मिल जाएगा, ठीक है। सेम तरीके से देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 0, -m इंटू 0 0 और यहाँ पे देखिए -m इंटू 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका -m, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आगे भी कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जेड की वैल्यूज मिल गई है। देखिए फर्स्ट कॉलम में जेड की वैल्यू क्या मिली -m, x2 के कॉलम में क्या मिली -m, यहाँ पे देखिए -2m। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया है जेड की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना है अभी जेड माइनस सी जे की वैल्यू तो यहाँ पे लिखी है और सी जे की वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिखी है। तो -m -1, तो ये कैसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे भी कैसे कैलकुलेट करेंगे -m -1, यहाँ पे कैसे आएगा -2m -3। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जेड माइनस सी जे की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अभी अपने पास वैल्यूज क्या मिल गई जेड माइनस सी जे की -m -1, नेक्स्ट वैल्यू क्या है -m +1, नेक्स्ट -2m -3, यहाँ पे 0, यहाँ पे m, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, ठीक है। अभी देखिए ऑप्टिमलिटी की कंडीशन क्या होती है कि जेड सी जे, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज होते हैं ना वो क्या होने चाहिए 0 या फिर पॉजिटिव वैल्यूज मिलने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज जो है वो निगेटिव मिल रही है। पहला वाला कॉलम, सेकंड कॉलम में भी और थर्ड कॉलम में भी 3 वैल्यू हमें निगेटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या होता है कि हम ऑप्टिमलिटी तक नहीं पहुंचे हैं, बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिंस सम ऑफ द जेड माइनस सी जे आर लेस देन और इक्वल टू 0 देन करंट फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमम। इसलिए अभी हम क्या करेंगे, देयरफॉर चूज द मोस्ट नेगेटिव जेड माइनस सी जे दैट इज -2m -3। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 3 नेगेटिव वैल्यूज है, तो इन तीनों में से मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है -2m -3। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा कॉलम है x3 का कॉलम है। तो ये क्या हो जाएगा अपना कि कॉलम हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें ये क्या है मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद में हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो देखिए रेशो कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर की कॉलम में आने वाली वैल्यू। तो 20 डिवाइडेड बाय 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम डैश कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए 5 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे लिख के देती हूँ 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 10। तो देखो जो रेशो होता है ना उसमें हमें मिनिमम रेशो फाइंड आउट करना रहता है। तो मिनिमम रेशो कौन सा आ गया अपना 5, कौन से रो में मिल रहा है A1 के रो में मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर रो को अभी सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया अपना की रो, ये था की कॉलम और ये था की रो। की कॉलम कैसे सिलेक्ट किया, बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, और की रो को कैसे सिलेक्ट किया, बाय सिलेक्टिंग द मिनिमम रेशो, ठीक है। अभी देखिए की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1, तो 1 को हम क्या बोलेंगे की एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एंटरिंग वेरिएबल
कौन सा हो गया अपना x3, ठीक है, और लिविंग वेरिएबल कौन सा हो गया a1। अभी a1 जाएगा इधर से और उसकी जगह कौन लेगा x3 लेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एंटरिंग वेरिएबल x3 है, लिविंग वेरिएबल a1 है और की एलिमेंट यानी कि की रो और की कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट दैट इज की एलिमेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाले। अभी देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन के लिए वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अपना जो इनिशियल टेबल था वहाँ पे हमने बेसिक वेरिएबल लिए थे s1, a1, a2 और उनके कोएफिशिएंट लिखे थे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो s1 एज इट इज आएगा, a2 भी एज इट इज आएगा नेक्स्ट इटरेशन में, यानी कि फर्स्ट इटरेशन में s1 का कोएफिशिएंट 0 रहेगा, a2 का -m रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, a1 यहाँ से जा रहा है, लिविंग हो रहा है, राइट। उसकी जगह पे कौन आ रहा है x3, ठीक है। तो a1 की जगह पे आ जाएगा x3 और उसका कोएफिशिएंट क्या है 3, तो -m की जगह पे अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको जो कोएफिशिएंट है वो ध्यान से लिखने हैं। तो चलिए अभी हमें नए वाले वैल्यूज निकालने हैं फॉर फर्स्ट इटरेशन। तो देखिए यहाँ पे भी सेम कॉलम रहेगा और सेम रोज रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड रो जो है वो बेसिक वेरिएबल का ही है, x1, x2, x3, s1, s2। अभी आप यहाँ पे देखिए a1 जो था ना वो लिविंग वेरिएबल है, तो अभी लिविंग वेरिएबल जा रहा है तो हम क्या करेंगे उसको, अभी अपना जो नया इटरेशन है उसमें मैंने क्या किया है, a1 का कॉलम अभी इंक्लूड किया ही नहीं है, उसको मैंने लीव कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अभी कौन कौन से लिए मैंने बेसिक वेरिएबल्स x1, x2, x3, s1, s2, a2 और cj क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन सारे वेरिएबल्स का। कहाँ से उठाइए, ये उठाए हैं हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया s1 एज इट इज आ जाएगा, a1 गया उसकी जगह पे आ गया है x3 और ये a2 भी एज इट इज है। उनके कोएफिशिएंट हमने कहाँ से लिखे, अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन से, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने नए वाले वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना एंटरिंग वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे x3, राइट। तो x3 की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू ऑफ a1, ध्यान से सुनिए क्या बोल रही हूँ मैं, अभी नए वाले वैल्यूज निकालने हैं हमें एंटरिंग वेरिएबल के यानी कि x3 के। तो उसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू ऑफ a1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो ये कैसे आ जाएगा, देखिए की एलिमेंट की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 और 5 डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब क्या होता है कि x3 के जो वैल्यूज आएंगे ना, ये यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रहे हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज लिखे हैं वो एज इट इज आ जाएंगे। कैसे निकाले, ओल्ड वैल्यू ऑफ a1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, आ गया समझ में। इसलिए यहाँ पे वैल्यूज 1 0 1 0 0 0 5 इस तरीके से आ गए। अभी देखिए s1 की वैल्यूज हमने कैसे निकाले हैं, देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया है, न्यू वैल्यूज ऑफ x3 कैसे निकाला हमने, ओल्ड वैल्यू ऑफ a1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ये अपना हो गया। अभी देखिए नए वाले कौन से वैल्यूज निकाले हमें s1 और a2 के लिए। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज करना है, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है अपना 1 है। तो ये सेम फार्मूला आपको यूज करना है s1 के लिए भी और a2 के लिए भी। तो देखिए अभी मैं आपको ओरली बोलती हूँ और उसके बाद में आप क्या करना, वीडियो पॉज करके यहाँ पे मैंने देखिए वैल्यूज निकाल के रखे हैं, न्यू वैल्यूज ऑफ s1 और a2 के भी। ये फार्मूला मैंने यूज किया है और हर एक वैल्यू मैंने आपके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है। तो आप पॉज कर लेना, खुद से वैल्यूज निकाल के देखना, अगर आपको कहीं पे गलती हो रही है तो ये वैल्यूज आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये वैल्यूज मैंने कैसे निकाले हैं। था मैंने ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पे की एलिमेंट तो आपको हमेशा क्या लेना है, 1 ही लेना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए पहले वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप, s1 के लिए ओल्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 0 इंटू 1। देखिए
करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू और की रो वैल्यू जो रहते हैं ना, उस पर्टिकुलर कॉलम से और उस पर्टिकुलर रो से ही सिलेक्ट करना रहता है। करस्पॉन्डिंग बोल रहे हैं ना, इसलिए ओल्ड वैल्यू क्या है 1, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या है इसके लिए 0 और रो वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या आ जाएगा 1। आगे समझ में? देखिए 1 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। अभी देखिए नेक्स्ट वैल्यू S2 के लिए नेक्स्ट वैल्यू देखिए 1, ठीक है। अभी ओल्ड वैल्यू क्या आ जाएगी S1 की 1, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉलम वैल्यू देखिए 0 और की रो वैल्यू क्या आ जाएगी करस्पॉन्डिंग 0, यानी कि 1 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट यानी कि 1 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक वैल्यू और एक बता देती हूँ मैं आपको। देखिए इसके लिए 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 0 ही आएगी और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आएगी, यानी कि 0 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालने हैं S1 के लिए। सेम तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालने हैं A2 के रोज़ के लिए। यहाँ पे भी देखिए बोलती हूँ मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए देखिए ओल्ड वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी 0, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कॉलम में से लेना है ना, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1 और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या 1, 0 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1। आगे ध्यान में अभी और एक वैल्यू बोल के देखती हूँ मैं। देखिए ओल्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 1, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और की एलिमेंट 1, यानी कि 1 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो देखिए इसी तरीके से मैंने S1 और S2 की वैल्यूज़ निकाल के रखे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने पूरे वैल्यूज़ लिखे हैं S1 के लिए, S2 के लिए। वीडियो पॉज कर लो, खुद से कैलकुलेशन करके देखो, यहाँ पे आपको हर एक वैल्यू का कैलकुलेशन मैंने करके दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी ये सारे नए वैल्यूज़ हम कहाँ पे लिखेंगे, इटरेशन 1 में लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या निकाले S1, X3 और A2 के नए वाले वैल्यूज़ निकाले और इटरेशन 1 में वो पूरे वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख के लिए हैं, ठीक है। इसके बाद में अभी क्या निकालना है हमें ZJ। तो ZJ कैसे निकालेंगे, प्रीवियस टेबल में निकाला है वैसे ही 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि -m इंटू -1। तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट देखिए 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -m इंटू 1। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, ZJ की वैल्यू निकालनी है। अभी देखिए हमने यहाँ पे क्या करना था, ZJ की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पूरे ZJ की वैल्यू निकाल लिया है। उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना था, ZJ माइनस CJ। तो देखिए ये कौन सा कॉलम है अपना, तो देखिए ये कौन सा रो है अपना ZJ का, ठीक है। और CJ की वैल्यू यहाँ पे ऊपर दी है 3 प्लस m माइनस 1। कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा m प्लस 2। यहाँ पे देखिए माइनस m माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस m प्लस 1। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0 0, m माइनस 0 m माइनस m माइनस m, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला है, A1 इज लिविंग वेरिएबल सो नो नीड टू टेक कॉलम A1 इन इटरेशन 1। तो यहाँ पे हमने A1 का कॉलम यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने इटरेशन 1 का टेबल बना लिया है। यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, ऑप्टिमलिटी की कंडीशन चेक करनी है। तो यहाँ पे ऑप्टिमलिटी की कंडीशन में क्या बोलते हैं कि ZJ माइनस CJ की जो भी वैल्यूज आते हैं ना वो क्या होनी चाहिए, 0 और पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एक वैल्यू है X2 के कॉलम में -m प्लस 1, तो ये क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है, राइट। यानी कि यहाँ पे ऑप्टिमलिटी कंडीशन तक हम नहीं पहुँचे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। आगे हमें क्या करना है, अभी प्रोसीड करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें एक ही नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर दो नेगेटिव वैल्यूज रहते तो हम क्या करते, जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ना उसको ही सिलेक्ट करते थे। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे एक ही नेगेटिव वैल्यू है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सा कॉलम आ रहा है, X2 का। तो हम क्या करेंगे, X2 को यहाँ पे
सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना की कॉलम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। तो रेशो कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 1, 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ गया 20, 5 डिवाइडेड बाय 0 कितना आ जाएगा डैश, और 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम रेशो कौन सा है 5 का, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। कौन से रो में आ गया, A2 के रो में आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अभी A2 के रो को हम सिलेक्ट करेंगे। x2 हो गया अपना एंटरिंग वेरिएबल यानी कि की कॉलम, और A2 हो गया अपना लिविंग वेरिएबल, ये कौन सा हो गया अभी की रो। और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट की कॉलम और की रो का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाए 1 आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम की एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे A2 को लीव करना है और A2 की जगह पे अभी कौन आएगा x2 आएगा। ठीक है, तो S1 एज इट इज आ जाएगा और उसका कोएफिशिएंट 0, x3 भी एज इट इज यहाँ पे मतलब उसका कोएफिशिएंट 3, और A2 की जगह पे आएगा x2 और उसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको -1। ठीक है, अभी देखिए आपने को नए वाले वैल्यूज निकालने हैं फॉर x2 के लिए। तो कैसे निकालेंगे, अभी देखिए हमें A2 लीव हो रहा है और उसकी जगह पे आ रहा है x2, तो x2 की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड वैल्यू ऑफ A2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए की एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1, तो नए वाले जो वैल्यूज है ना उसको अगर हम 1 से डिवाइड करते तो ये सेम वैल्यूज आ जाएंगी किसके लिए x2 के लिए। यानी कि देखिए -1 डिवाइडेड बाय 1 -1, 1 डिवाइडेड बाय 1 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 0, 0 डिवाइडेड बाय 1 0। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 और x2 की वैल्यूज ये सेम लिखनी है अपने को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिया मैंने x2, उसका कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे चेंज करना है। x2 का कोएफिशिएंट क्या है -1 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये नए वाले वैल्यूज मैंने लिखे x2 के लिए। अभी आप देखिए S1 और S3 के वैल्यूज कैसे निकाले हमने, यही वाला फार्मूला यूज करना है आपको, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। तो सेम तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए यहाँ पे मैंने नए वाले वैल्यूज निकाल के दिए हैं, किसके लिए x3 और S1 के लिए। कैसे वाले देखिए एक दो वैल्यूज के लिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बताती हूँ x3 के लिए। ठीक है, अभी देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है 1, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू क्या आ जाएगी 0, करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और की एलिमेंट 1। तो कैसे लिखेंगे 1 माइनस 0 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1। देखिए लिखा मैंने 1 माइनस 0 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1, क्या हो जाएगा वैल्यू 1। अभी देखिए और एक वैल्यू बोलती हूँ मैं आपको, इसके लिए निकालना है ना 0 के लिए, ओल्ड वैल्यू क्या है 0, इसके लिए करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू और की रो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 माइनस 0 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, की कॉलम वैल्यू आ जाएगी 0 और की रो वैल्यू आ जाएगी 1, और की एलिमेंट तो 1 है ही। तो इस तरीके से देखिए मैंने वैल्यूज निकाले हैं x3 के। सेम तरीके से आपको निकालना है S1 के लिए। तो नए वाले वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे लिख के लिए है। आपको मैं देखिए एक बार फिर से बोलूँ, ये जो कैलकुलेशन किया है आपको ये पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिया है। आप ये वाला फार्मूला यूज करो, कौन सा, ओल्ड वैल्यू माइनस करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। आपको एक एक वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहाँ पे नए इटरेशन में लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से अपना ये सेकंड इटरेशन का टेबल बन गया है। अभी देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है ZJ। तो ZJ कैसे देखिए 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -1, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। ठीक, कैसे कैलकुलेट किया हमने 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4, यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे 3 0 1। उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है ZJ माइनस CJ। ZJ की वैल्यू देखिए यहाँ पे मिल गई है और CJ की वैल्यू यहाँ पे ऊपर है। 4 माइनस 1 कितना 3, -1 माइनस -1, राइट। तो यह कितना आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 माइनस 3 0। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी फिर से हमें क्या करना है ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन चेक करनी है।
तो देखिए क्या होती है कंडीशन कि जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यूज होती है वो तो जीरो होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, एक भी वैल्यू वहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी वैल्यूज क्या है हमारे पास जीरो और ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या कि हम ऑप्टिमैलिटी कंडीशन तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे नए वाले वैल्यूज S1 तो नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे देखिए x3 की वैल्यूज क्या है 5 मिलेगी सॉल्यूशंस में देखना आपको, और x2 की वैल्यू क्या है कि 5, और x1 नहीं है तो x1 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ऑल जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जेड जे की वैल्यू, यहाँ पे जेड मैक्स की वैल्यू देखिए क्या है 10 आ गई है, बराबर 10 कैसे आई 15 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा 15, प्लस -1 इंटू 5, तो ये कैसे आ जाएगा 15 प्लस -5, ये कितना आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद 10 आ जाएगा। अगर आपको ये वैल्यू वेरीफाई करनी तो आप कैसे करोगे, देखिए x3 की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको 5, x2 की वैल्यू क्या है 5, और x1 नहीं है तो x1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। ठीक है, तो देखिए x1 0, x2 5 और x3 5, तो मैक्सिमम ऑफ जेड जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो क्या था x1 माइनस x2 प्लस 3x3। ठीक है, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं x1 x2 x3 तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 10, यानी कि जेड मैक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या मिली है 10 और यहाँ पे भी 10, यानी कि अपना जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। थैंक यू।